चलो पढ़ते हैं। तो इसमें काफ़ी टॉपिक्स मिलेंगे आपको, जैसे भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, काफ़ी आपको बहुत टॉपिक देखने को मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, आप देखते जाइए और टॉपिक भी आपको आते जाएंगे। पहला है हमारा प्राचीन भारत। चलो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं और आएंगे भी, आने वाले भी है। ये सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं सुतकोतड़ा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये अपना राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? तो ये अपना हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में सैल कड़ी का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। किसके? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ईंटों से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किसके? कपास के उत्पादन में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? पतन नगर बोले तो बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? लोथल, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था, या किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे मृतकों का टीला उपनाम से जाना जाता है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो उन्हें किस नाम से पुकारा? सिंडन नाम से पुकारा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो ये अपना कौन सा? हड़प्पा सभ्यता। कौन सा शहर था? हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी हड़प्पा की, और मोहनजोदड़ो की हुई थी 1922 में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मिलता है कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में है। कहाँ पे? सिंध प्रांत में। अभी सिंध प्रांत कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है, तो अपना मोहनजोदड़ो में पाया जाता है बृहद स्नानागार। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मिली है मोहनजोदड़ो से मिली है नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने वैदिक सभ्यता से पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता से पहला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो माना जाता है ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसके बाद आता है उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कितने समय का माना जाता है? तो ये माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ये दी गई है ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं सत्यमेव जयते। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। संगीत का किसे कहा जाता है? सामवेद को। इसके बाद पढ़ते हैं हम प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। देखिए, दर्शन है हमारे सांख्य, न्याय, चार्वाक, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। देखिए, सांख्य के अपने कौन है प्रवर्तक? कपिल। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल। न्याय दर्शन के है गौतम। चार्वाक दर्शन के हैं चार्वाक। योग दर्शन के हैं पातंजलि। पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण है। और अपने वैशेषिक के हैं कनाद। नेक्स्ट आते हैं, प्रथम विधि निर्माता माना जाता है तो किनको? मनु को। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सबसे पुराना कौन सा है? मत्स्य पुराण है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो किसकी? प्रकृति की उपासना से। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये अपना ज्यामिति से है शुल्ब सूत्र। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो ये मध्य एशिया से आए थे और भारत में पंजाब प्रांत में बसे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। भारत में किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ये मिले हैं लोहे धातु के अतरंजी खेड़ा से। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। किस में? ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। अभी देखा आपने, न्याय दर्शन को किसने? गौतम ने। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये अपना चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। किससे? यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। कौन सा है? सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य देखिए, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किसमें? वैदिक युग में। किसमें हुई है? वैदिक युग में हुई है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं कौन? पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे ज़्यादा प्राचीन अपना शतपथ ब्राह्मण है। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो ये आई थी उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। ऋषि विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद। अवेस्ता ईरान से है और ऋग्वेद अपना भारतीय है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है।
अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये अपना ईरान से संबंधित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित अपना सामवेद का है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये अपना अथर्ववेद में है। मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन किसमें है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किसका प्रयोग है? तो अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गाय के लिए, जिसका वध नहीं किया जा सकता। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? अथर्ववेद। अंशतः गद्य पद दोनों में रचित है अपना यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। ये अपना गद्य और पद दोनों में रचित है यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है अपना प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो आप जानते हो 16 है। 16 संस्कार हैं। जन्म से और मृत्यु तक कितने हैं? 16 संस्कार। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। किससे है? मीमांसा से। इसके बाद पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म व जैन धर्म से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व। जन्म किस स्थल पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी में हुआ था। वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है और क्या है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में तो सबसे ज़्यादा पूछा है। विभिन्न बुद्ध के जन्मों से संबंधित है जातक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण बोले तो मृत्यु प्राप्त किया था? तो ये अपना किया था कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजन की गई थी? ये की गई थी राजगृह में। मिलिंदोपनोह राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये अपना नागसेन के। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ये अपना पदापणी के नाम से जाना जाता है। पदमपानी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो अलार कलाम था। कौन था? अलार कलाम। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ दिए? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। कहाँ पे स्थित है? सांची में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो की थी धर्मपाल ने। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो ये की गई है पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ पिटक कौन कौन से हैं आप जानते हो। इसके बाद आते हैं गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ये दिया था सारनाथ में। कहाँ पे दिया गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन सी थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? तो अभी पढ़ा था बौद्धों का। ये बौद्ध के जन्म के संबंधित ग्रंथ है। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई थी? गया से। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था नागार्जुन ने। और ये बौद्ध दार्शनिक भी थे। किसे एशिया की रोशनी बोले तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? ये हुआ था कहाँ? कुंडल ग्राम में। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था।
महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है अपना जैन धर्म। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था चालुक्यों ने अथवा सोलंकियों ने। चालुक्यों को ही सोलंकी बोला जाता है। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है। तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये अपना बाहुबली के लिए की जाती है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में लिपि में है? प्राकृतिक और अर्धमागधी भाषा में है। कौन सी लिपि है? अर्धमागधी भाषा। कौन सी है? प्राकृतिक। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे? तो ये होना चाहते थे देवदत्त। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदी यूनानी का। नेक्स्ट आते हैं, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो ये की थी सातवंतों ने। सातवंतों ने की थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। नेक्स्ट आता है अपना महाजनपद काल। नेक्स्ट आता है अपना महाजनपद काल। महाजनपद काल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पाली ग्रंथों में गांव की मुखिया को कहा जाता है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता है भोजक अथवा ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो ये अपना अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। नंद वंश का प्राचीनतम संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व। किस शासक ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? तो की थी उदयन ने। सिकंदर महान बोले तो अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पौरुष बोले तो पूर्व की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ये झेलम नदी के किनारे। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज अथवा राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो किया गया था उदयन के द्वारा। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश के शासन था? तो उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था सिकंदर के समय। ईसा पूर्व 6वीं सदी से ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? मगध था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। घनानंद के बाद आप जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं। इन्होंने शासन छीन लिया इनसे चाणक्य की सहायता से। भारत में सिक्कों अथवा मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व भारत में सिक्कों अथवा मुद्रा का प्रचलन हुआ। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया तो ये था डेरियस। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किया गया था लिच्छवी के द्वारा।
कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? धनी किसान। जैन संगतियाँ देखेंगे। प्रथम जैन संगति अपनी चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी और कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष इसकी रहे थे स्थूलभद्र। द्वितीय संगति अपनी 512 ईस्वी में रही थी। स्थल कौन सा था? बल्लभी में हुई थी। अध्यक्ष रहा था देवार्गी। इसके बाद आते हैं बौद्ध संगतियों पे। कितनी बौद्ध संगति हुई थी? 4 बौद्ध संगति। और पहली बौद्ध संगति हुई थी अपनी 483 ईसा पूर्व। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ पे? राजगृह में। अध्यक्ष इसके रहे थे महाकश्यप। द्वितीय संगति रही थी 100 वर्ष बाद, बोले तो 383 ईसा पूर्व। किसके समय? कालाशोक के समय। स्थान था वैशाली। अध्यक्ष थे इसके सर्वकामिनी। तृतीय संगति 251 ईसा पूर्व अशोक के समय। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष था इसका मोगली तिस्से पुत्र। चतुर्थ संगति थी प्रथम सदी में। किसके समय? कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ पे? कुंडलवन में। अध्यक्ष था इसका वसुमित्र। इसके बाद आते हैं मौर्य शासनकाल। मौर्य शासनकाल अपना, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य इसके साम्राज्य को स्थापना की थी। मौर्य शासनकाल अपना 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पण कहा जाता था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखादत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्यादसी भी था? तो मौर्य सम्राट अशोक का था देवान प्यादसी। कौटिल्य अथवा चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया? बौद्ध धर्म को। बोले तो जब कलिंग युद्ध में महाभीषण मौत हुई थी, उसको देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। चंद्रगुप्त के शासनकाल में, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने की थी। किसने? चंद्रगुप्त की किसने सहायता की थी? चाणक्य ने मुख्य मददगार रहे थे। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का उपयोग किया? तो किस प्राकृतिक का प्रयोग किया था? मागधी का। किसका? मागधी भाषा का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों का। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है अपना विशाखदत्त में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृतिक। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, वह है कालसी में। कहाँ पे? कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में।
कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 में। अशोक के शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है दूसरा और 13वां। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा श्रीलंका में। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। मौर्योत्तर काल 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व रहा था। मौर्योत्तर काल ये गलत है, 319 ईसा पूर्व नहीं, 319 ईस्वी तक रहा था मौर्य उत्तर काल। देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने शुंग वंश की स्थापना की? तो बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी पुष्यमुत शुंग ने। कण्व अथवा कान्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव था। सातवाहन अथवा आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र में किया था। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कड़फिसेस सेकंड ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला में। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? कनिष्क था। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण था? भारत और ग्रीक शैली का। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाणों ने। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन राज्य। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? कण्व वंश आया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व से। कब से 57 ईसा पूर्व से। ये गलत प्रिंट है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृतिक। नेक्स्ट है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृतिक। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक अथवा यूनानी शैली का सम्मिश्रण उसे कहते हैं गंधार शैली। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? कनिष्क के समय। किसके समय? कनिष्क के समय शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है भारत में। तक्षशिला कहाँ पे है? भारत में। इसके बाद पढ़ेंगे संगम काल। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरेयूर। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य का। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से।
कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तोल्काप्पियम। कौन सी मानी जाती है? तोल्काप्पियम मानी जाती है। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिस चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था मुजरिस। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पाधिकारम को। किसे कहा जाता है? शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर। चेर वंश का प्रसिद्ध शासन कौन था? चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुट्टवन। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक करिकाल था। इसके बाद पढ़ेंगे हम गुप्त वंश। गुप्त वंश रहा था 319 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व नहीं है, 319 ईसा से 540 ईसा तक। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त किसके संबंध थे? कुषाणों के थे। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? तो ये था आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी अथवा दरबारी भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कैसी थी? सरकारी, ये अपनी संस्कृत थी। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा? ये कहा था समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट आते हैं, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए। कवि कालिदास किसके राज दरबारी थे? चंद्रगुप्त सेकंड अथवा विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त सेकंड को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। विक्रमादित्य की उपाधि थी चंद्रगुप्त सेकंड की। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त सेकंड अथवा विक्रमादित्य के शासनकाल में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। फाहियान और हेनसांग ने किन के राज्यों को देखा? तो ये देखा था चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन की। धनवंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है अपना देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अमर कोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार से। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम। इनको गुप्त संवत का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण की स्मारक के रूप में किया था। दिल्ली की मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो यह है चंद्र की स्मृति में। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के अजंता गुफाओं के श्रीकी जैसा गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये अपना वागथार में है। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुदित अथवा अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कुमार संभव। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाए रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाए रूपक।
किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है कुमारगुप्त प्रथम को। वह भारतीय विद्वान कौन सा था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? ये थे आर्यभट्ट। जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था आर्यभट्ट ने। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था रामगुप्त। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से होती है? तो होती है अपना अभिज्ञान शाकुंतलम की। वर्तमान में गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है? तो यह है गुप्त युग को। किसको है? गुप्त युग को। कुमार संभव महाकाव्य कवि ने लिखा? तो किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का युग था तो गुप्त युग था। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग, बोले तो 1/6वां भाग। इसके बाद पढ़ते हैं हम गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल अथवा पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो की थी पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश का सर्वप्रथम बोले तो पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया? तो आया था हेनसांग। याद रखिए है से है तो हर्षवर्धन के साथ समय कौन आया था? हेनसांग। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो कहा जाता है हर्षवर्धन को। वानभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के थे। हेनसांग भारत के लगभग कितने साल रहा? तो हेनसांग भारत में लगभग 14 साल रहा था। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? हर्षवर्धन को जाता है। किसे जाता है? हर्षवर्धन को जाता है। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? वानभट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी? वानभट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में कवि हुआ करता वानभट्ट, तो उसकी आत्मकथा हर्षवर्धन की आत्मकथा लिखी थी वानभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में किया करता था। कहाँ पे? प्रयाग में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा। कवि वानभट्ट निवासी था थानेश्वर का। कहाँ का? थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली व प्रियदर्शिका। नागानंद रत्नावली व प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार थे हर्षवर्धन थे। कौन थे? हर्षवर्धन। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सीयूकी की रचना। सीयूकी ग्रंथ था, उसकी रचना हेनसांग ने की थी। हेनसांग कहाँ का था? चीन का था। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। कितने समय रुका? 14 वर्ष रुका था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? वानभट्ट के द्वारा। इसके बाद पढ़ेंगे हम प्राचीन भारत। प्राचीन भारत और विविध। चलो इसके बाद पढ़ते हैं। आइए, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो किया था मैगस्थनीज ने, और मैगस्थनीज की बुक थी इंडिका। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की थी। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो किया जा चुका है पंचतंत्र का। और पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? विष्णुगुप्त की। किसने? विष्णु शर्मा की। सॉरी, किसकी? विष्णु शर्मा की। नेक्स्ट आते हैं न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो
तो न्यूमिस्मेटिक्स है सिक्कों का अध्ययन, अथवा बोलो तो सिक्कों का अध्ययन ही है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व। दोस्तों 58 तो मैंने तो कभी नहीं पढ़ा, 57 ईसा पूर्व। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस से। शोपन बाशवत्ता के लेखक है, कौन है? भास है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तर्कशास्त्र के लिए। नेक्स्ट आते हैं, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। कौन सा रूप है? ब्राह्मणी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? चावल था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। कौन सा बंदरगाह पर्डू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? ये था अरुकमेडू। नेक्स्ट आते हैं, भीमबेटवा किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था? खरोष्टी लिपि को बोले तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था। मालती माधव के लेखक थे भवभूति। मालती माधव के लेखक भवभूति थे। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखदत्त था। कौन था? विशाखदत्त। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पूरे मध्यकालीन और उत्तर भारत। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध की विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो ये रखा था ब्राह्मणों को पूर्णतः मुक्त रखा था। इसके बाद औरंगजेब ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। नेक्स्ट आते हैं, दिल्ली का बोले तो दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तोमरों ने की। किसने की थी? तोमरों ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ अथवा कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा ने। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब थे। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब थे। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रप्रदायी ने। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत पर, राजस्थान में। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया? चंदेल राजपूत ने किया था। खजुराहो स्थित मंदिर, खजुराहो का मंदिर एमपी में है, और एमपी में ये खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने किया? चंदेलों ने किया था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में है। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने डाली थी। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम था। कौन था? भीमदेव प्रथम था। ये 1025 ईस्वी का युद्ध को आप याद रखिएगा। इस समय मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था, और उस समय गुजरात के शासक थे भीमदेव प्रथम। ब्लैक पैगोडा कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो यह किस नाटक के? हरिकेली नाटक के। हरिकेली नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन की झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम धर्मपाल था। कौन? धर्मपाल था। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी
पाल वंश की राजधानी थी मुदगिरी। कौन थी? मुदगिरी अथवा मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग अथवा दंतीवर्मन सेकंड। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग अथवा दंतीवर्मन सेकंड। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंदरिया महादेव मंदिर में नंदी की बहुत विशालतम मूर्ति है कंदरिया महादेव मंदिर में। नंदी आप जानते हो, महादेव जी का नंदी। किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। किसे? लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी संभाग को अलंकृत करते थे? तो जयदेव लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। भारत के प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? भारत के प्रथम आक्रमणकारी थे। भारत पर सबसे पहले आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में थे? जगन्नाथ मंदिर अपना उड़ीसा राज्य में है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता है नरसिंह देव प्रथम। कौन थे? नरसिंह देव प्रथम कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता थे। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो ये अपना त्रैकुटिक संवत। कौन सा? त्रैकुटिक संवत। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। किन के मध्य हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था अपना जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। 1194 में हुआ था जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। नेक्स्ट आते हैं, लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो ये अपना भुवनेश्वर में स्थित है। सेन वंश का संस्थापक कौन था? कौन था सेन वंश का संस्थापक? शावंत सेन। कौन था? शावंत सेन। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा? एक पुकारा था अल मसूदी ने। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवाड़ा में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड अथवा मान्यखेड़। पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत पढ़ते हैं, पूर्व मध्यकाल अथवा दक्षिण भारत को पढ़ेंगे। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशन फर्स्ट को। पुलकेशन प्रथम को बादामी में दुर्ग निर्माण करवाने अथवा बादामी की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज की महान शासक हर्षवर्धन को नालंदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? किसने? पुलकेशन द्वितीय ने। पुलकेशन द्वितीय ने रोका था हर्षवर्धन को, नर्मदा के तट पर परास्त किया था पुलकेशन द्वितीय ने। इंपॉर्टेंट है। किस चालुक्य शासन ने चेर, चोल और पांड्या को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, बोले तो बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता है? तो ये अपना विक्रमादित्य फर्स्ट को कहा जाता है, विक्रमादित्य प्रथम को कहा जाता है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम था। नेक्स्ट आते हैं, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर था। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई में थी।
राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग था। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? ये था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो किसके पास थी? चोल शासक के पास। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? किसके द्वारा? तेलप सेकंड के द्वारा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? ये कराया था कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। बोले तो कृष्णदेव प्रथम ने, राष्ट्रकूटों ने। इसके बाद आते हैं, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? तो ये की थी अमोघ वर्मन ने। किसने? अमोघ वर्मन ने। अमोघ वर्ष लिख रखा है इसने। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो ये माना जाता है राष्ट्रकूट। किस राजवंश का? राष्ट्रकूट राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ? पल्लव राजवंश के समय हुआ था द्रविड़ शैली का आरंभ। ये अपना मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ पल्लव राजवंश के समय हुआ था। इंपॉर्टेंट है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन विक्रमादित्य सिक्स ने किया था। विक्रमादित्य सिक्स ने किया था। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? तो ये हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयपाल। कौन था? विजयालय था। चोल राज्य की राजधानी तंजौर बनाने वाला कौन सा था? विजयालय था। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय। कौन था? विजयालय। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। पल्लवों की राजभाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजु कहलाते थे। चोल काल में सोने के सिक्के कुलंजु कहलाते थे। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? तो एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर 700 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व बनाया गया था। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है एलिफेंटा गुफा में। कहाँ पे? एलिफेंटा गुफा में है। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं एलेबिड और बेलूर में। एलेबिड और बेलूर में होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो मिले हैं कर्नाटक में। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में। दक्षिण भारत का तल्लो बोले तो तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की विशेषता ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता से। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में।
किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण सेकंड ने। इसके बाद पढ़ते हैं हम सल्तनत काल। सल्तनत काल अपना 1206 ईस्वी से 1526 ईसा पूर्व 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक माना जाता है सल्तनत काल। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो अल-बरूनी ने किताब उल हिंद बोलते हैं, किताब उल हिंद की ग्रंथ की थी। किसकी रचना की थी? किताब उल हिंद की रचना। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुई थी? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। चौगान किसको बोलते हैं? घोड़े पर बैठकर। इसके बाद आते हैं कौन सा पढ़ा था अभी? चौगान खेलते हुए। इसके बाद अपन तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुई थी 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी। इसके बाद आती है द्वितीय लड़ाई तराइन की 1192 ईस्वी में, उसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज की हार हुई थी। इसके रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। किसकी बेटी? इल्तुतमिश की थी और इन्होंने शासन किया था 36 से 40 के बीच में। 1236 से 1240 के मध्य रजिया सुल्तान ने शासन किया था। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो महमूद गजनवी का जाटों के विरुद्ध हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जाटों ने महमूद गजनवी को ही लूट लिया था। जब उसके घोड़े लूट कर आ रहे थे सोमनाथ मंदिर को, तब बीच में जाटों ने उनको लूट लिया था। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? यह किया था हिंदू शाही अथवा ब्राह्मण शाही के विरुद्ध। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश ने। किसने चलाई थी इक्तादारी प्रथा? काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इल्तुतमिश ने चलाई थी। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने किया था। पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को। द्वितीय युद्ध में अभी आपको बता ही दिया। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किसे दिया जाता है? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया? तो इब्न बतूता आया था मोरक्को से। कहाँ से? मोरक्को से आया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी था भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण। कौन सा शासक दास अथवा गुलाम राजवंश से संबंधित था? तो कौन सा था? इल्तुतमिश था।
दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? ये थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? ये करता था सिकंदर लोदी। गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो मोहम्मद गोरी को सोलंकी शासक भीम सेकंड ने किया था। भीम सेकंड ने गौरी को परास्त किया था शुरुआत में ही। मोहम्मद गोरी किस वंश का सा था? तो मोहम्मद गोरी संसबनी वंश का था। कौन से वंश का था? संसबनी वंश का था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन हुआ करता था? चौधरी हुआ करता था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। किसका? सैयद वंश का। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के समय। फिरोज तुगलक के समय लगभग 1,80,000 गुलाम थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान था। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज था। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। तोल की सबसे छोटी इकाई थी रत्ती। कौन सी थी? रत्ती। कवि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में हुआ करते थे। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया? इब्न बतूता ने। किसने किया था? इब्न बतूता ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। कब किया था तैमूर लंग ने? 1398 ईस्वी में किया था। देखिए इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था और इसने डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। किस संगीत वाद्य की हिंदू मुस्लिम गान विद्या का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? सितार। किसको माना जाता है? सितार को। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता थे अमीर खुसरो। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा पुस्तक की रचना की। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। सल्तनत काल के सिक्के बोले तो टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो चांदी से बना होता था अपना टका चांदी से ही बना होता था। ससगनी और जीतल अपना बना था तांबा से। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली की अमीर खुसरो ने किसके विकास में? तो खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। तैमूर लंग ने
किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूरलंग ने। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनबी ने। ढाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था अपना नसरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तोता ए हिंद की उपाधि धारण की थी बलबन ने, और बलबन ने ही लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई थी। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। प्रथम सुल्तान कौन था नहर निर्माण कराने वाला? गयासुद्दीन तुगलक। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था, जबकि सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, लेकिन उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। तो ब्राह्मणों पर कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेवराय। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर तुंगभद्रा नदी की तट पर है। बहमनी राजाओं की राजधानी थी। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हो पाए होते हैं? तो विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष हम्पी से प्राप्त होते हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेवराय। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुम्बज है और अपने मरमरस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? ये थे विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी कृष्णदेवराय। नेक्स्ट, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुम्बज है और अपने मरमरस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? ये थे मोहम्मद आदिल शाह। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो गलीचा निर्माण के लिए कालीकट था। कालीकट कहाँ पड़ता है? केरल में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर अपना मदुरई में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। चार मीनार का निर्माण किसने कराया?
कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में है। बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। चार मीनार स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लौरी जिले में। किस जिले में? बेल्लारी जिले में है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? कुली कुतुब शाह के। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जौनपुर को। किसे कहा जाता है? जौनपुर को। कलहन की राजतरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? ये बढ़ाया था जौनराज एवं श्रीवर ने। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो 1565 ईस्वी में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, वह है जैनुल आबिदीन। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो विजयनगर के कौन थे? कृष्णदेव राय। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो कृष्णदेव राय का माना जाता है तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? टोडरमल का पूर्वगामी था महमूद गावा। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए थे? किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए? ये थे हजार रामास्वामी मंदिर में। किसमें? हजार रामास्वामी मंदिर में। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बांग्ला के किस सुल्तान ने कराया? नुसरत शाह ने। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह प्रथम ने। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ स्थित है? हम्पी में। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, जिसमें 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, ये हम्पी में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन। 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन एवं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य। कौन थे? रामानुज आचार्य भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु थे रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? संत कबीर का जन्म हुआ था मगहर अथवा वाराणसी में। वाराणसी को ही मगहर कहा जाता था। आदि शंकर, जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म हुआ था पश्चिमी बंगाल में। बीजक की रचयिता कौन है? बीजक की रचयिता कबीर है। कबीर की रचना कौन है? कौन सी है? बीजक है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हैं? गौड़ीय संप्रदाय से। चैतन्य महाप्रभु किससे जुड़े हैं? गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है।
गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। गुरु नानक का धर्म उपदेश मानव बंधुत्व का है। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम राजकुमार भोजराज। क्या नाम था? राजकुमार भोजराज। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो ये रामानुजाचार्य ने। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य ने। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरमुखी लिपि की शुरुआत की थी? गुरु रामदास ने। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ? तलवंडी में अथवा ननकाना में। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है? चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल नदिया या नवद्वीप में। किसमें? नदिया या नवद्वीप में। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शंकरदेव। भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन नहीं था। नेक्स्ट आते हैं सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन से हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पूर्वगामी परीक्षा में आए हुए हैं। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत के निकट पहुंचने का मार्ग है? महमुद्दीन चिश्ती था। कौन था? मुइद्दीन चिश्ती था। कौन था? मुइद्दीन चिश्ती। जो यह मानता कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? ये किया था शेख मुइद्दीन चिश्ती ने। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? काफ़ी बार पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेख मुइद्दीन चिश्ती ने। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से। दारा से कोहे ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? ये किया था सिर-ए-अकबर का। सिर-ए-अकबर का। भारत में सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली चिश्ती को। दारा से कोहे ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी को। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद की पदवी शेख सलीम चिश्ती को मिली। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। किस सूफी को बख्तियार काकी बोले तो भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बराहुद्दीन गरीब। शेख बराहुद्दीन गरीब। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम का जन्म हुआ था, वह था शेख सलीम चिश्ती। इसके बाद पढ़ेंगे हम मुगल काल। मुगल काल कब से कब तक माना जाता है? 1526 ईसा पूर्व से 1857 ईसा पूर्व। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोदी वंश के। लोदी वंश को परास्त कर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली।
कौन से किसको? मोहम्मद, आप जानते हो किस लोदी वंश को। इसके बाद आते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। भारत में ग्रांड ट्रैंक रोड बनवाई गई थी शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा का। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है जिसके द्वारा लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। आईने अकबरी लिखी गई थी 6 अप्रैल 1556 को। पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर की विजय हुई। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था अकबर के द्वारा, और इसमें एकमात्र इस धर्म को ग्रहण करने वाला था बीरबल। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर की। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत के प्रथम युद्ध की। पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश की हार होने के कारण, इब्राहिम लोदी की हार होने के कारण बाबर विजयी हुआ और उन्होंने मुगल वंश की नींव डाली। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो मुगल चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पे आई थी। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। वह किस नाम से जाना जाता है? रज्जमनामा के नाम से। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह सेकंड। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के शासनकाल में। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। शाहजहां ने। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षण कौन था? बैरम खां। राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी? राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी? महेशदास। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? तो बीरबल महेशदास का दूसरा नाम था। पहले इसका नाम महेशदास हुआ करता था। अकबर ने से बीरबल की उपाधि धारण की थी। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। जीटी रोड बोले तो ग्रांड ट्रैंक रोड सड़क जोड़ती है। ग्रांड सड़क रोड अपनी कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। फैजी किसके दरबार में रहा? अकबर के दरबार में। किसके समय में
मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेरशाह के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किसने चौमासा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया? चौसा की लड़ाई में, चौसा की लड़ाई हुई थी हुमायूं और शेरशाह के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी की हुमायूं को पराजित किया। शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और उसमें हुमायूं पराजय हुए। इसके बाद में 15 में बोले तो ये अपना 1555 में फिर दोबारा हुमायूं ने राज्य प्राप्त किया। चलो, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर को। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? 1699 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह का मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? हुमायूं की। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुस समद के द्वारा। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आली की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ दार उल इस्लाम क्या नाम है? औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दार उल इस्लाम है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। नेक्स्ट आते हैं, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? एल श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया? शेरशाह ने। म्यूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। ज़ाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल का। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे गोलकुंडा और बीजापुर। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो द्वितीय ताजमहल अपना राबिया उद-दौरानी का मकबरा अथवा बीबी का मकबरा दूसरा ताजमहल कहलाता है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के समय। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल ने। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित है पंचतंत्र, जिसका अनुवाद अनवार ए सुहेली ग्रंथ है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार है मंसूर। कौन था? मंसूर। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? सरकार के नाम से।
किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु औरंगजेब ने करवाई थी। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा 1526 ईस्वी में। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह थे फैजी। फैजी के निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। किसका? अब्दुल रहीम खाने खाना का महत्वपूर्ण योगदान है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतों में पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम ने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था राजा राम ने। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? ये मारे गए थे यूसुफ हजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। अकबर ने किसे कबीराज की उपाधि दी? बीरबल को। जहांगीर के निर्देशन पे किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? बीर सिंह बुंदेला ने। अबुल फजल की हत्या बीर सिंह बुंदेला ने की थी जहांगीर के निर्देशन पे, जहांगीर के आदेश पर। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। इत्माद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। नेक्स्ट आते हैं, प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिन्होंने अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरिविजय सूरी। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी। अकबर ने दीन-ए-इलाही प्रारंभ किया 1582 ईस्वी में। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेर शाह के द्वारा।